नरेंद्र मोदी के मैरिटल स्टेटस और उनके परिवार के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब उनकी संपत्ति का डीएनए टेस्ट करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी के पास कार तो दूर एक मोबाइल फोन भी नहीं है। शपथ पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास 29,700 रुपए नकद है। एफिडेविट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के पास 11,74,394 रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। मोदी के पास 32,48,989 रुपए का फिक्स डिपॉजिट और 20,000 रुपए के म्यूचुअल फंड हैं। इसके अलावा उनके पास 4,34,031 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं। नरेंद्र मोदी के पास 4 सोने की अंगूठी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के पास 3,531 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट भी है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी में से किसके पास ज्यादा संपत्ति है। हमने एफिडेविट में दोनों ही नेताओं की घोषित संपत्ति का विश्लेषण किया है, जिसमें कुछ दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो आज हम आपको बताते हैं। नकद के मामले में सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी से 55,300 रुपए अमीर हैं। नरेंद्र मोदी के 29,700 रुपए कैश के मुकाबले सोनिया गांधी के पास 85,000 रुपए कैश है। बैंक बैलेंस के मामले में भी सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी से 54,25,606 रुपए अमीर हैं। बॉन्ड्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां भी सोनिया गांधी के पास नरेंद्र मोदी से 1,51,07,580 रुपए ज्यादा है। सोनिया गांधी के पास करीब 62 लाख रुपए के गहने हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। सोनिया गांधी के पास जो प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 6 करोड़ 47 लाख रुपए है, जबकि नरेंद्र मोदी के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। यानी चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति को लेकर जो जानकारियां दी गई हैं, उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी के मुकाबले सोनिया गांधी के पास मनी पावर ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों में देश में महंगाई बढ़ती गई, अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती रही, लेकिन इस दौरान यूपीए 2 के मंत्रियों की संपत्ति औसतन 280% बढ़ गई। जी हां, 280% बढ़ गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा बैंक है जहां पर पैसा लगाने पर उसमें 280% की वृद्धि हो जाए, क्योंकि यह फॉर्मूला सिर्फ यूपीए सरकार के मंत्री ही जानते हैं, हमें और आपको पता नहीं लगेगा। हमने ऐसे मंत्रियों का टॉप 10 तैयार किया है, एक सूची तैयार की है, क्योंकि चुनावों के मौसम में नेताओं की पॉकेट का विश्लेषण करना भी जरूरी होता है। तो देखिए अपने देश के टॉप 10 मंत्रियों की जेब। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की माने तो केंद्र में वाणिज्य से संसदीय कार्य मंत्री तक की जिम्मेदारी संभालने वाले कमलनाथ की संपत्ति में चौंकाने वाला इजाफा हुआ है। 2009 से 2014 के दौरान कमलनाथ की संपत्ति 1,471% बढ़ी है। कमलनाथ के बाद यूपीए 2 के मंत्री नमो नारायण मीणा का नंबर है। 2009 के मुकाबले मीणा की संपत्ति 610% बढ़ गई है। मीणा के बाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की संपत्ति में 4 गुना से ज्यादा यानी 401% की बढ़त हुई है। केंद्रीय टेलीकॉम और कानून मंत्री कपिल सिब्बल की संपत्ति भी 5 वर्षों में 358% बढ़ी है। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली की संपत्ति में 325% का इजाफा हुआ है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की संपत्ति करीब 270% बढ़ी है। मिलिंद देवड़ा की संपत्ति ने 232% की छलांग लगाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति की सेहत भी 5 सालों में काफी सुधर गई है। सिंधिया की संपत्ति में 219% का उछाल आया है। यूपीए 2 सरकार के अंतिम 2 वर्षों में आरएलडी के चीफ अजीत सिंह भी मंत्री बने और इनकी संपत्ति में भी 2009 के मुकाबले 290% का इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में 234% बढ़ी है। और आजकल नामांकन भरे जा रहे हैं और इसकी वजह से नेताओं की संपत्ति की जानकारियां जनता के सामने आ रही हैं, क्योंकि ये मौका 5 साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसलिए सबकी संपत्ति, सबकी जेब और सबके पैसे का हालचाल जान लीजिए। कुछ और नेताओं की संपत्ति पर नजर डालते हैं।
समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की कुल संपत्ति 15 करोड़ 96 लाख है। वर्ष 2013 में मुलायम सिंह की कमाई करीब 24 लाख रुपए थी। बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी के पास 6 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति है। पिछले वर्ष इन्होंने करीब 26 लाख रुपए की कमाई की थी। आरएलडी की जयप्रदा के पास 22 करोड़ 59 लाख की संपत्ति है और पिछले वर्ष जयप्रदा ने करीब 13 लाख रुपए की कमाई दिखाई है। वहीं बीजेपी के परेश रावल के पास करीब 77 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि किस पार्टी में कितने अमीर उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2014 लोकसभा चुनाव के कुल 3,305 उम्मीदवारों की संपत्ति का विश्लेषण किया, जिसमें से 28% यानी 921 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पतियों की श्रेणी में आते हैं। एडीआर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चौथे चरण तक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के 92 में से 75 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी सबसे अमीर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं। और जाहिर है हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस सरकार चला रही है। बीजेपी के 97 में से 72 उम्मीदवार, एएपी के 86 में से 40 उम्मीदवार और बीएसपी के 89 में से 34 उम्मीदवार करोड़पतियों की श्रेणी में आते हैं। और लोकसभा चुनाव के तीसरे और सबसे अहम चरण में वोटिंग ने 2009 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक हुए 3 राउंड में पिछली बार से करीब 12% ज्यादा वोट पड़े हैं। आज 14 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। आज का चुनावी टेस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नक्सल प्रभावित बिहार और बस्तर में आज ही वोट डाले गए हैं। चुनाव के तीसरे राउंड में 11 करोड़ वोटर्स ने देश की राजनीति का टेस्ट लिया है। इन 11 करोड़ वोटर्स की उंगली का इशारा क्या है, यह आपको 16 मई को पता चलेगा। दिल्ली में इस बार 64% वोटिंग हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में करीब 52% वोटिंग हुई थी, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर टर्नआउट आज देखना जरूरी था क्योंकि यहां पर 65% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 14% ज्यादा है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग का आंकड़ा 68% तक पहुंच गया। दिल्ली के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और केरल में भी वोटिंग के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और नक्सल प्रभावित बस्तर में भी औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है। और आज फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी वो वोटर्स जिन्होंने पहली बार वोट दिया है, उनके अंदर अपना पहला वोट डालने का नशा दिखाई दे रहा था, उत्साह दिखाई दे रहा था। इस चुनाव में 10 करोड़ से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वोट के लिए बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। कई बुजुर्ग ऐसे भी थे जो व्हील चेयर पर थे, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वोटर्स की लंबी लाइन, धूप में भी मुस्कुराते चेहरे और उंगली में लगी स्याही से वोट का स्वाद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये अद्भुत तस्वीरें हैं। दिल्ली से लेकर बस्तर तक, कश्मीर से लेकर केरल तक 14 राज्य और लोकसभा की 91 सीट, 11 करोड़ वोटर्स ने आज देश की राजनीति का टेस्ट लिया। वोटिंग में दिल्ली वाले पीछे नहीं रहे। सुबह से जो रफ्तार पकड़ी, कड़ी धूप होते हुए भी वो रफ्तार बढ़ती गई। राजनीति के बड़े चेहरे भी सामने आने लगे। सोनिया गांधी भी वोट डालने आई, उनके साथ अजय माकन भी। सोनिया के पीछे पीछे राहुल और उसके बाद प्रियंका गांधी भी वोट डालने पहुंची। प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ थी। उनसे नरेंद्र मोदी के बारे में भी सवाल पूछा गया। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। जो काफी बात हो रही मोदी लहर की, आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। गांधी परिवार के दूसरे चिराग वरुण गांधी भी वोट डालने निकले। दिल्ली के 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के सभी बड़े चेहरे सामने आए। कृष्णानगर में हर्षवर्धन अपनी मां के साथ वोट डालने आए। हर्षवर्धन चांदनी चौक सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक से ही कांग्रेस के उम्मीदवार कपिल सिब्बल भी वोट डालने आए। दिल्ली छोड़कर
वाराणसी से लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने भी वोट डाला और राजौरी गार्डन में अजय माकन अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। माकन नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इन नेताओं का टेस्ट उन वोटर्स ने भी लिया जो पहली बार वोट डालने के लिए आए। पहले वोट का नशा क्या होता है वो भी सुन लीजिए। हम सब मुद्दों को देख रहे हैं, लाइक विमेन एम्पावरमेंट, करप्शन फ्री इंडिया। वोट डालने के साथ साथ सोशल मीडिया पर वोट सेल्फी का सिलसिला भी जारी था। लोकतंत्र की नई आवाजों से लेकर बुजुर्गों तक उत्साह की कोई कमी नहीं थी। कई बुजुर्ग वोटर्स शरीर और सेहत की परवाह किए बिना अपने वोट से राजनीति को बदलने निकले। दिल्ली में 97 साल की एक बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर वोट डालने आई, साथ में उनकी नर्स भी थी। रोहतक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट डालने के वक्त कई महिलाएं लोक गीतों पर नाचती हुई दिखी। सोनीपत में वोटर्स का स्वागत अनोखे अंदाज में हो रहा था। स्कूल के बच्चे टीका लगाकर वोट डालने आ रहे लोगों का स्वागत कर रहे थे। आपके वोट से लोकतंत्र का भविष्य है, ये बात जनता ने पोलिंग बूथ पर आकर बता दी। और अब मिलिए तनुश्री से। तनुश्री यहाँ आई हैं, लाइन में लगी बाकायदा। इनकी हालत देखिए और उसके बावजूद ये वोट डालने के लिए आई हैं। तनुश्री बताइए, अच्छे अच्छे लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते, यंगस्टर्स खास तौर पर नहीं निकलते, आप क्या अपील करना चाहेंगी? आपको किसने मोटिवेट किया वोट करने के लिए? सबके आना चाहिए, वोट डालने के जरूरी है। लोकतंत्र के महापर्व पर वोट डालने से कोई चूकना नहीं चाह रहा था। दिल्ली में बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी देख लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने भी अपना वोट डाला। दिल्ली से लेकर नागपुर और त्रिवेंद्रम तक वोट का उत्साह देखिए। दिल्ली में किरण बेदी, नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, नागपुर में ही बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी और त्रिवेंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर ने वोट डाला। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संवेदनशील मुजफ्फरनगर में लंबी लाइनें देखी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे राउंड में वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी वोटर्स की लंबी कतारें लगी। यही हाल बस्तर का रहा, जहां आदिवासी वोट के लिए लंबा इंतजार करने के बावजूद खड़े रहे। इस तरह आज लोकतंत्र ने अपनी उंगली का इशारा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज करीब 7.5 करोड़ उंगलियों ने इशारा कर दिया कि वो क्या चाहते हैं, और उन 7.5 करोड़ उंगलियों में एक उंगली शायद मेरी भी थी। मैंने भी आज वोट डाला, और अब तमाम नेताओं को इस बात का इंतजार रहेगा कि ये जो करोड़ों उंगलियां हैं जिन्होंने आज कुछ इशारा किया है, ये इशारा क्या कहता है। आज जिन 91 सीटों पर वोट डाले गए उनका गणित क्या है, अब ये आपको बताते हैं। ये इशारे क्या हैं ये आपको बताते हैं। इन 91 सीटों में कांग्रेस के पास 2009 में 46 सीटें थी। बीजेपी को इनमें से सिर्फ 14 लोकसभा सीटें मिली थी, बीएसपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा लेफ्ट को 4 सीटें मिली थी और अन्य दलों के खाते में 12 सीटें गई थी पिछली बार के चुनाव में। हम बात कर रहे हैं 2009 के चुनाव के बारे में। कुल मिलाकर 3 राउंड्स में लोकसभा की 103 सीटें अब लॉक हो चुकी हैं। इन 103 सीटों में पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास रही थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी सीटों को बचा पाएगी या नहीं, या फिर कांग्रेस की ये जो सीटें हैं इन्हें कोई और पार्टी लूट कर ले जाएगी। क्योंकि वोटिंग का प्रतिशत जब ज्यादा होता है, जो कि इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा है, तो अक्सर यह माना जाता है कि वोटिंग सरकार के विरोध में हो रही है। जब ज्यादा लोग वोट करने के लिए निकलते हैं तो अक्सर जो चुनावी गणित को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा संख्या में जब लोग बाहर निकलते हैं वोटिंग करने के लिए, तो वो बदलाव के लिए वोट करने वाले ज्यादा होते हैं। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1710 में आज पहला कॉपीराइट कानून जारी किया गया था। शुरुआत में कॉपीराइट एक्ट सिर्फ किताबों पर लागू होता था, लेकिन बाद में यह कानून अनुवाद, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, नक्शे और आवाज की रिकॉर्डिंग सहित तमाम चीजों पर लागू होने लगा। 1912 में आज ही के दिन समुद्री जहाज टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया था। इसके 4 दिन के बाद ही, यानी 14 अप्रैल को रात 11:40 पर टाइटैनिक एक ग्लेशियर से टकराया और डूब गया। 1953 में आज दुनिया की पहली 3D फिल्म का प्रीमियर हुआ था।
वार्नर ब्रदर्स ने एक अमेरिकी स्टूडियो में पहली 3D फिल्म हाउस ऑफ वैक्स का प्रीमियर किया था। और आज के दिन भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 1995 में निधन हो गया था। वो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।